आज हम मेंस का एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे और ये फ्लो चार्ट में हम जो मेंस प्रोग्राम कराते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सवाल है मेरा, भारत में केंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन उपलब्धियों और सीमाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। और सबसे पहले ये जो सवाल को जो हम लिखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है हम उस पर डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के लिए यहाँ जो भी आप परिचय में शुरुआत करेंगे वो एक कोई भी स्टेटमेंट हो उससे करेंगे तो अच्छा उत्तर माना जाता है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का एक सपना था कि जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वो अपनी समस्या सबसे अच्छी तरह से वो जानता है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो पीआरआई यानी पंचायती राज संस्था, ठीक है, को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसमें सत्ता हो गया, जो हो गया संसाधन हो गया, जिम्मेदारी केंद्र से जमीनी स्तर तक हस्तांतरण का इसमें सुविधा किया गया था। तो इसमें हम और इसमें जो महात्मा गांधी का जो एक सपना था उसको साकार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। और विकेंद्रीकरण जो सत्ता हो गया, संसाधन हो गया, जिम्मेदारी, उसको केंद्र से जमीनी स्तर पर हस्तांतरण करने का जो प्रोसेस था उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वो अपनी समस्या सबसे अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे हो गया त्रिस्तरीय प्रावधान, जैसे कि इसमें हो गया आपका ग्राम पंचायत हो गया। फिर ये जो मेरा ग्राम पंचायत है ये है मेरा ग्राम स्तर पे, ठीक है। उसी प्रकार फिर अगला था इसमें पंचायत समिति, ये हो गया मध्यवर्ती, इसको बोलेंगे मध्यवर्ती स्तर। उसी प्रकार फिर था जिला परिषद, ये जिला स्तर के लिए। इसमें दूसरा में था आरक्षण का प्रावधान, जैसे एस सी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण था, जैसे कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। कई राज्यों में ये 50% तक भी बढ़ाया गया है। और ओबीसी के लिए आरक्षण जो है वो छोड़ दिया गया राज्यों के विवेक पे। और ये 11वीं अनुसूची जैसे उस पर जो है उस पर, और उसमें फिर अगला है कि जैसे कि 29 विषय जो पंचायतों को हस्तांतरित किया गया, जैसे कुछ कृषि हो गया, भूमि सुधार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और उसके बाद हो गया जल प्रबंधन। अगला जैसे हो गया ग्राम सभा हो गया। और ग्राम सभा में जैसे हो गया लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई जन भागीदारी का इसमें सीधा मंच होता है एक टाइप से। और 5 में जैसे हो गया राज्य वित्त आयोग हो गया, जैसे पंचायतों का वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए। 6 में हो गया चुनाव यानी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित चुनाव, लोकतांत्रिक भागीदारी। और इस प्रकार से जो हुआ इसका जो उपलब्धि हुआ हमने क्या उपलब्धियां हासिल किया है। तो उपलब्धि की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि महिला सशक्तिकरण 14 लाख प्लस निर्वाचन महिला प्रतिनिधि विश्व में सर्वाधिक है। SC ST सशक्तिकरण, जन भागीदारी, स्थानीय विकास, और 15वां वित्त आयोग 2.36 लाख करोड़, पंचायतों को अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय आवंटन। तो अब पहला हम समझने का प्रयास करते हैं महिला सशक्तिकरण। तो पंचायतों में जो महिला प्रतिनिधित्व ने करोड़ों महिलाओं को एक राजनीतिक नेतृत्व का एक अवसर दिया है। जैसे आज भारत में 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है, इसको विश्व में माना जाता है सबसे ज्यादा। और दूसरा जैसे कि SC ST का सशक्तिकरण, कैसे इसमें आरक्षण से वंचित वर्गों के निर्णय की प्रक्रिया में वो सीधा भागीदारी हुआ है। और अगला जैसे कि स्थानीय विकास, तो जैसे हो गया मनरेगा हो गया, PM आवास योजना हो गया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इसमें पंचायतों के माध्यम से जो क्रियान्वयन हुआ बहुत अच्छा हुआ है। अगला है मेरा जन भागीदारी, जैसे कि ग्राम सभा ने जनता को अपनी विकास की योजना का सीधा जो हिस्सेदारी है वो बनाने का काम किया है। और उसके बाद 15वां वित्त आयोग में जैसे क्या हुआ कि वित्तीय हस्तांतरण का जो सुविधा हुआ और वो इसमें देखने को मिला है। अगला मेरा टॉपिक है, अगला इसका आंसर राइटिंग का है सीमाएं और चुनौतियां। 3F का अधूरा हस्तांतरण, वित्तीय सहायता नहीं, इसको हम एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अब ये 3F जो लिखा है, 3F जो हमने दिया, इसका यहाँ समझते हैं इसको। पहला अधूरा हस्तांतरण यानी 29 विषय जो संविधान में है परंतु राज्य सरकार पूर्ण शक्तियां नहीं देती है, जैसे कि फंड हो गया, फंक्शन हो गया, और फंडसरी का जो हस्तांतरण वो एक प्रकार का अधूरा है। दूसरा है वित्तीय स्वायत्ता नहीं, यानी पंचायतें अपना जो राजस्व स्वयं जुटाने में असमर्थ है, केंद्र और राज्य पर निर्भर है, यानी वो पूरी तरह से केंद्र पर ही निर्भर है। तीसरा प्रॉक्सी, यानी महिला और दलित प्रतिनिधि के नाम पर परिवार के पुरुष निर्णय लेते हैं, इसमें पुरुष निर्णय लेता है। तो एक प्रकार का जो पति सरपंच का जो समस्या है ना, पति सरपंच की जो है ये समस्या बना हुआ रहता है समाज में। और अगला है जैसे कि राजनीति हस्तक्षेप, आज भी गांव में देखते हैं पत्नी मुखिया होता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता है, सबको पति को ही मुखिया समझ लेता है, पूरा निर्णय वो लेता है। जब चुनाव होता है तो उसकी पत्नी आती है हाथ जोड़ के, जब वो जीत जाता है तो कभी वो आती नहीं है। अगला सवाल हमारा है चौथा में राजनीतिक हस्तक्षेप। राज्य सरकार पंचायतों के कार्यों में अनावश्यक जो है हस्तक्षेप करती है। और क्षमता का अभाव, इसमें जैसे कि अधिकांश जो निर्वाचित होता है प्रतिनिधि, वो प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान उसे नहीं होता है। बात रही भ्रष्टाचार का, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार ने विकास का जो योजना है बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार निचले स्तर पर पाया जाता है। अब इस प्रकार का समस्या है, तो इस प्रकार का समस्या का सुधार का उपाय क्या है, हम उस पर बात करेंगे। अब सुधार के कुछ उपाय है, जैसे कि पंचायतों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना, पारदर्शिता इससे बढ़ेगा, DPC सक्रिय करना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को मजबूत बनाना, नियमित प्रशिक्षण और पेशा एक्ट लागू करना। इसको हम समझते हैं एक करके।
अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो है इसको हम सक्रिय बनाएंगे तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है, और ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जैसे पूर्ण उपयोग करेंगे तो इससे मेरा क्या होगा, पारदर्शिता में बढ़ेगा। और पंचायत प्रतिनिधि को हम समय समय पर नियमित उसको पर हम प्रशिक्षण देंगे तो उसमें और बेहतर हमें देखने को मिल सकता है। और पेशा एक्ट का प्रभावी यदि हम उसको क्रियान्वयन करेंगे तो खासकर आदिवासी क्षेत्रों में इसका जो है प्रभावी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 3 ऐप का जो पूर्ण हस्तांतरण है वो मतलब राज्यों पे दबाव जो है उसमें हम इस प्रकार से उसको हम मतलब उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मतलब ग्राम स्वराज पोर्टल उससे पंचायतों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके 15वां वित्त आयोग है उसके पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ आवंटन करके राष्ट्रीय ग्राम जो है स्वराज अभियान उसका क्षमता का निर्माण करके सुप्रीम कोर्ट 2024 में जो उसने निर्णय दिया है उससे भी हम इसको काफ़ी हद तक हम बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्तर को शुरुआत करेंगे और इस तरह से लिखकर हम खत्म करें। बात रही निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष को एक अच्छा निष्कर्ष देने से ही और बेहतर उत्तर माना जाता है। तो निष्कर्ष में हम इस तरह लिख सकते हैं कि पंचायती राज संस्था भारतीय लोकतंत्र की जड़ है। 73वां संशोधन ने इन जड़ों को संवैधानिक मजबूती दी है, परंतु कागज पर शक्ति और जमीन पर शक्ति के बीच का अंतर अभी भी बड़ा है। जब तक 3 ऐप का पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा ग्राम सभा सशक्त नहीं होगी और प्रॉक्सी वही पॉलिसी समाप्त नहीं होगी। जब तक गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना अधूरा रहेगा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सच्चा लोकतंत्र तभी होगा जब गांव का आखिरी नागरिक भी अपनी शासन व्यवस्था का हिस्सा बने। इस तरह से उत्तर को समाप्त कर सकते हैं।